डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 1 2026 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो सेट नंबर 1 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले टाइम में जैसे ही हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर खत्म होंगे तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अवेलेबल कराऊंगा। ये मैं अभी सोशल साइंस का करा रहा हूँ, कल आपके लिए साइंस का कराऊंगा। ये सेट 1 है। ऐसे करके आपके टोटल कितने सेट होते हैं? 4 सेट होते हैं कि जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है ना। और प्रॉपर तरीके से अगर आप इन क्वेश्चनों को लर्न करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका एग्जाम होता है बच्चों वो 60 मार्क्स का होता है। जो आपका टाइम दिया जाता है 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। जो आपका ये 60 मार्क्स की अगर हम बात करें कैसे क्वालिफाई करता है, तो 60 मार्क्स जो होता है हमारा 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है, 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। और अगर हम बात करें बच्चों लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हमारे 18 मार्क्स के होते हैं। और लॉन्ग टाइप जो हमारा क्वेश्चन होता है बच्चों वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। इनको सबको आप ऐड करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे? टोटल 60 मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो 5 पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक भी आपसे 5 पूछा जाएगा। जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन बिलोंग टू 2 मार्क्स होता है। फिर जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट टाइप के बाद, तो वो आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ईच क्वेश्चन बिलोंग करता है 3 मार्क्स का। और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है बच्चों 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पेपर का पूरा क्राइटेरिया होता है। ऐसे आपका लिख के आता है ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य होता है और आपको निर्देश अनुसार सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस वीडियो पे बाइलिंगुअल बनाया है, साथ ही साथ बाइलिंगुअल के साथ साथ मैंने इसके सारे के सारे आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रॉपर आंसर्स के साथ हमको वीडियो को अवेलेबल कराइए, ठीक है। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बना के लाया हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो एक लाइक तो आपके लिए आपसे मैं डिजर्व करता ही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन ए होता है बच्चों वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए द बुक रिटन बाय द जेम्स मिल के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसका नाम क्या है? तो ये क्या है? नंबर 1 अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये क्या हो जाएगा? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये आपका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा इसका आंसर है। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 देख लेते हैं। जो संथाल रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर, जो संथाल विद्रोह था वो किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। तो संथाल विद्रोह जो था वो किस वर्ष हुआ था आपका? ये बी नंबर हुआ था 1855, 1855 में आपका हुआ था, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका बी नंबर ये आंसर्स भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ रूल्स नेसेसरी फॉर द रनिंग द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। देखिए किसी देश के शासन संचालन के नियमों के संग्रह को कहते हैं। तो किसी देश के शासन संचालन के नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो नंबर बी हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में इसको हम संविधान कहते हैं। यहाँ पे आपका आंसर भी मेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस क्या बोल रहा है। द वर्ड सेकुलर was added in the preamble of the Indian Constitution in, जो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है। तो ये ए नंबर हो जाएगा 1976, 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में, 1976 में, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट हैज बीन एबॉलिश्ड, मतलब संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या समाप्त किया गया है? तो नंबर 1 ए नंबर क्या है हमारा? इसका हो जाएगा अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या कहलाती है? छुआछूत कहलाती है। क्या कहलाती है? छुआछूत जो होती है वो क्या कहलाती है? अनटचेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी हमारा क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद हमारे 5 फिल इन द ब्लैंक होते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डलहौजी। मतलब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में डैश नीति लागू की गई थी। तो इसको क्या बोलते हैं, जो नीति लागू की गई थी ये हो जाएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको क्या बोलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको यहाँ इंग्लिश में ये फिलअप कर देना, हिंदी वाले में यहाँ पे ये फिलअप करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल बिगेन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेस ऑफ। अमेरिका में सरकारी विद्यालय में बच्चे डैश प्रतिज्ञा को से दिन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एलाइजेंस मतलब निष्ठा हो गई। यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, एलाइजेंस फिलअप करेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इंस्टेड दे इलेक्ट डैश। तो क्या किसको इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हिंदी में देख लीजिए, लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि डैश चुनते हैं। तो किसको चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू आवर डैश नीड। सार्वजनिक सुविधाएं हमारी डैश आवश्यकताओं किससे संबंधित हैं। तो बेसिक यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक में पहले में क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और हिंदी वाले में आप मूल आवश्यकताओं से संबंधित है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। 10 नंबर हमारा बोल रहा है फुल फॉर्म ऑफ द सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे हमारा देख पा रहे होंगे कि वेरी शॉर्ट सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 11 से लेकर 16 तक जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो 2 × 6 मतलब 12 मार्क्स का टोटल होगा। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, 1 और 2 सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन एंड whom। मतलब प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात है, ये बता रहा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है ना। ये आपका हिंदी में भी यहाँ पे रिटर्न है, तो आप इसको भी रीड करिए एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर्स। हु वर द डीकूस, डीकूस कौन थे। अगर हम बात करें वाई डिड द ट्राइबल्स पीपल डिसलाइक देम, ठीक है ना। जो ट्राइबल पीपल हैं उनको डिसलाइक क्यों करते हैं, तो इसका आंसर देखिए। डीकूस वर आउटसाइडर्स लाइक मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स। जो डीकूस थे वो साहूकार या व्यापारी जैसे बाहरी लोग थे। ट्राइबल डिसलाइक देम बिकॉज दे एक्सप्लॉइट देम। जो आदिवासी थे वो उनको डिसलाइक इसलिए करते थे कि वो आदिवासियों का क्या करते थे, शोषण करते थे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वाई डज द फ्लो ऑफ वाटर बिकम आ ट्रिकल ड्यूरिंग द समर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए गर्मी में जल प्रवाह कम क्यों हो जाता है, ये आपसे ये पूछ रहा है। ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड द हाई एवोपरेशंस रिवर वाटर डिक्रीज इन द समर। देखिए क्या होता है, कम वर्षा और अधिक बाष्पीकरण के कारण गर्मियों में जल प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे नदियों में देखते हैं आप, जैसे अभी बारिश का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन आप समर के टाइम पे देखेंगे तो क्या होगा कि पानी का प्रवाह कम हो जाता है नदियों से। तो उसका कारण क्या होता है, ड्यू टू लो रेनफॉल और हाई एवोपरेशन के कारण, ठीक है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। 2 चीज़ें आपको बतानी है जो कि आपको कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो फर्स्ट हमारा टिम्बर हो गया, दूसरा हमारा मेडिसिन मतलब लकड़ियाँ और औषधियाँ, ठीक है। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। In which country did the change take place in the social traditional values? सामाजिक परंपराओं व मूल्यों के परिवर्तन किस शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। तो 19वीं सेंचुरी आप लिखेंगे, यहाँ पे 19वीं शताब्दी आप हिंदी में देख सकते हैं इसको। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Which act passed to abolish the tradition of the manual scavenging, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द
प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एक्ट 2013। मतलब ये जो आपका प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, मैनुअल स्क्वेंजर्स एक्ट जो था, ये 2013 में पास हुआ था। आपको ऐसा बताना है इसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 16 ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना लिखते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से 2 मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक्शन डी को देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा। सेक्शन डी जो है ये हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ईच क्वेश्चन आपको 30 वर्ड्स में लिखने हैं। और ये आप अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 3 6 से हमारा 18 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बच्चों। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन एंड वाई what pretext was the territory of Awadh annexed into the British Empire। मतलब अवध को कब और किस बहाने ब्रिटिश साम्राज्य ने मिलाया, ठीक है ना। तो आपको इसको 30 वर्ड में आंसर देना है। अवध वॉज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ misgovernance. The British claimed the Nawab was inefficient and the administration had collapsed। मतलब अवध को जो शासक था, ये मान के चलिए कि अवध को शासक को कब एनेक्स करके हटाया गया था, तो उन्होंने ये बताया, जो ब्रिटिशर्स थे, कि उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ का राजा हो मिस गवर्नेंस करता है, मतलब अच्छे तरीके से शासन को नहीं चला पा रहा है, जिस कारण से एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण से वो क्या करते हैं कि गद्दी को हथिया लेते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वर द मेन फंक्शन ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के में मुख्य कार्य कौन कौन से थे। प्रार्थना समाज वर्क फॉर द सोशल रिफॉर्म्स लाइक रिमूवल्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन ऑफ द विडोज रीमैरिज एंड स्प्रेड द मॉडर्न एजुकेशन। मतलब प्रार्थना समाज का काम क्या क्या था, वो रिफॉर्म्स करते थे, जैसे रिमूवल ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, उसको हटाते थे। प्रमोशन करते थे कि जो मतलब विडो रीमैरिज है, विडो मतलब क्या होती हैं, जो विधवाएं होती हैं उनकी फिर से शादी की जाए, और मॉडर्न एजुकेशन को फैलाते थे, चारों ओर स्प्रेड करते थे, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, Why is the unequal distribution of the natural resources on the earth। मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नेचुरल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द डिफरेंस in the climate, geographical structures and relief features and the natural process of the earth। देखिए ये किस किस कारण से प्राकृतिक संसाधन हर जगह पे अलग अलग हैं, तो उसका क्या है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, और अगर हम बात करें कि अलग फीचर्स की बात करें, जिस कारण अलग अलग जो फीचर्स हैं उसके कारण से कहीं पे देखिए ज़्यादा ठंड होती है, जो कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस कारण उस हिसाब से क्या होते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। आपको बस इतना आंसर लर्न कर लेना है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिख देना है। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैंडमेड्स गारमेंट्स आर द मोर एक्सपेंसिव देन द मशीन मेड्स गारमेंट्स। मतलब हाथों से बनी हुई जो चीज़ें हैं, वस्त्र हैं, वो ज़्यादा महंगे होते हैं कंपेयर देन जो मशीन से बने होते हैं, मशीन वाले सस्ते होते हैं। गिव एनी 2 रीजन, 2 आपको रीजन देने हैं, ठीक है। तो देखिए हैंडमेड्स गारमेंट्स रिक्वायर द मोर टाइम। जो हार में हैंडमेड्स गारमेंट्स होते हैं, जो हाथों के बने हुए कपड़े होते हैं, उनको ज़्यादा समय लगता है, स्किल्ड लेबर लगते हैं उसमें, एंड एफर्ट लगता है। प्रोडक्शन इज लिमिटेड, जो उसका प्रोडक्शन है लिमिटेड होता है। उसका कारण क्या है कि लेबर एक दिन में कितना भी करेगा तो एक ही कपड़ा बनाएगा, लेकिन जो मशीन होता है तो एक दिन में 100 या 200 कपड़े भी बना सकते हैं। सो द कॉस्ट बिकम हायर देन द मशीन मेड गारमेंट्स। इस कारण से क्या हो जाता है, जो कॉस्ट हो जाता है उसका हायर हो जाता है, जो कि मशीन मेड गारमेंट्स से बने हुए कपड़े से होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डज द इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है ना। मतलब आर्थिक कारण जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए एरियाज विद द इंडस्ट्रीज, जॉब एंड बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट द पीपल।
रिजल्टिंग द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर्ड टू द इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड द रीजन। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे हर तरीके के रोजगार वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जैसे सिटीज़ की आप बात कर लीजिए, तो जो आपकी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अगर विलेज एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक आंसर है इसको आपको लर्न कर लेना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक बार इसको पढ़ेंगे आप तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब चलिए हम यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। वाई इज लेबर यूनियन फॉर नेसेसरी फॉर द वर्कर्स। जो श्रमिकों के लिए है वो श्रमिक संघ क्यों आवश्यक है, लेबर यूनियन क्यों आवश्यक है। तो इसको देखिए, लेबर यूनियन प्रोटेक्ट्स द वर्कर राइट। जो लेबर यूनियन होता है वो प्रोटेक्ट करता है कि उनको वर्कर्स को सही राइट्स मिले, अधिकार मिले। इंश्योर देयर फेयर वेजेस, मतलब उनको सही तरीके से भत्ता मिले, मतलब जो पैसे मिलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सेफ वर्किंग कंडीशन, और सेफ वर्किंग कंडीशन मिले उनको। सेफ वर्किंग कंडीशन का मतलब ये है कि जहाँ वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, वो सेफ तरीके से वहाँ पे काम कर सके। अगर मान लीजिए कोई रिस्क वाला काम भी कर रहे हैं तो उनको अच्छे इक्विपमेंट मिले जिससे उनको किसी तरीके की चोट वगैरह ना मिले। एंड प्रोवाइड द कलेक्टिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स। देखिए एम्प्लॉयर ये प्रोवाइड करता है कलेक्टिव स्ट्रेंथ को, मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं जो लेबर यूनियन होते हैं, और ये आपको एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण से बचाता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनसे। ठीक है ना, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके शोषण से आपको बचाता है, लेबर्स को बचाता है मतलब। ठीक है ना, अब चलिए सेक्शन ई नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और अबाउट 80 वर्ड्स आपको लिखना होता है, जो कि आपको इजिली 5 मार्क्स देके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके आंसर्स लिखे हैं, इनको मैं डायरेक्टली रीड करूँगा क्योंकि अब वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको रीड करते हुए आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको प्रॉपर तरीके से टिक कर लेना है, और वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं तो आप सारी चीज़ों को लर्न कर पाएंगे। Why did the British emphasize the protection of the cash crop in India and what was its impact on the Indian farmers? मतलब ब्रिटिश ने नकदी फसलों पे क्यों जोर दिया और इसका किसानों पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, British emphasized the cash crop like indigo, cotton and tea to supply the raw material to the British industries and earn the profit। मतलब इंडिगो का मतलब होता है जो नील होता है उसके लिए बोला जाता है, कॉटन मतलब आपका क्या हो जाएगा, कपास हो गया, और टी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि प्रेशर बनाया कि किसानों को क्या उगाना है, अब यहाँ पे इंडिगो उगाना है, कॉटन उगाना है और टी उगाना है, इनके रॉ मटेरियल उगाने हैं जिसके इनको ये क्या कहाँ भेज सके, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में भेज सकें और क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सकें। फार्मर वर फोर्स टू ग्रो दीज क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। फार्मर्स मतलब जो फार्मर्स हैं, किसानों को फोर्स किया गया कि ये फसलें आपको उगानी है, किसकी जगह पे, फूड ग्रेन्स की जगह पे। दिस लेड टू द फूड शॉर्टेज। ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया आगे बढ़ के फूड शॉर्टेज की, मतलब खाने वाली चीज़ों की कमी होने लगी। पोवर्टी मतलब गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई, और इनडेप्टनेस अमंग द इंडियन फार्मर्स मतलब उनके अंदर क्या हो गया, कर्जा बढ़ गया। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वॉज डैमेज। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। फार्मर्स सफर्ड द एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे फार्मर का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट एनी 4 मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। 4 मेथड आपको बतानी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड द एफॉरेस्टेशन। मतलब सॉइल कंजर्वेशन है उसमें क्या कर सकते हैं आप, फॉरेस्ट को फिर से मतलब उगा सकते हैं या फिर फॉरेस्ट को कटने से बचा सकते हैं। देखिए फिर कंट्रोल प्लॉइंग कर सकते हैं, फिर टेरेंस फार्मिंग भी कर सकते हैं। टेरेंस फार्मिंग क्या कहलाती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली फार्मिंग होती है, तो उसको कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार में एक ही क्रॉप लगाएं, जैसे एक साल अगर हमने गेहूं की खेती की है तो अगले साल मसूर की खेती करें। फिर देखिए एफॉरेस्टेशन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। जो एफॉरेस्टेशन है वो प्रिवेंट करता है क्या, सॉइल इरोजन को, बाई होल्डिंग द सॉइल बाय द रूट्स। वो क्या करता है कि सॉइल को अपने जड़ों से पकड़ के रखता है। ठीक है ना, देखिए कंटूर प्लॉइंग रिड्यूस द रन ऑफ एंड द टेरेंस फार्मिंग इज यूज्ड इन द हिल एरियाज। मैंने आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेंस फार्मिंग आपकी की जाती है। ठीक है ना, फिर देखिए क्रॉप रोटेशंस मेंटेन द सॉइल्स फर्टिलिटी एंड द प्रिवेंट्स ओवर यूज ऑफ द न्यूट्रिशंस। अब देखिए जो क्रॉप रोटेशन है, अगर आप क्रॉप को बदल बदल के लगाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है
और उसमें क्या होता है कि ओवर यूज जो न्यूट्रिशंस का खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है। गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिट वर्क्स आयरन एंड द स्टील सेंटर। आपको डिस्क्रिप्शन देना है जो पिट वर्क्स की आयरन एंड स्टील सेंटर है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए। पिट वर्क्स डेवलप एंड आयरन एंड स्टील सेंटर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल फ्रॉम द अपलाचियन रीजन। देखिए अपलाचियन रीजन ये क्या कहलाता है, ये एक आपका ये मान लीजिए कि अमेरिका में पूर्व साइड ईस्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो आपकी एक तरह की माउंटेन्स है, वहां की बात ये कर रहा है। फिर देखिए आयरन्स और वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द स्किल लेबर, दिस रिवर प्रोवाइड द चीफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ये जो रिवर थी वो क्या प्रोवाइड करती है, चीफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। प्रॉक्सिमिटी द मार्केट एंड इंडस्ट्रीज हेल्प इट्स ग्रोथ। इस कारण से क्या करती थी, जो मार्केट और इंडस्ट्रीज थी हेल्प करती थी इसकी ग्रोथ पे। एंड इट बिकम द मेजर इंडस्ट्रियल हब इन यूएसए, और ये बन जाता है क्या, मेजर सबसे बड़ा क्या बन जाता है, इंडस्ट्रियल हब बन जाता है। कहाँ पे, यूएसए पे। जो ये आपका अपलाचियन एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। ठीक है ना, अपलाचियन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला का नाम है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे बनती है। तो लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो लोकसभा मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, जो कि इंडिया में होते हैं। थ्रू द जनरल इलेक्शन, जो कि सामान्य इलेक्शन होते हैं उनके द्वारा। राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, जो राज्यसभा मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां से। ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं हम हिंदी में, तो ये विधानसभा कहलाती हैं। क्या कहलाती है, विधानसभा कहलाती हैं, जो कि हर राज्य में होती हैं। तो उनके मेंबर जाके किसको चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। और जो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं किसके द्वारा, जो लोग होते हैं, जो एक इलेक्शन कराया जाता है, इलेक्शन के द्वारा जो लोगों के द्वारा जो उनके लीडर्स चुने जाते हैं वो जाके कहाँ बैठते हैं, आपके लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है ना, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द सम मेंबर्स विथ द स्पेशल नॉलेज। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कुछ लोगों को उनके स्पेशल नॉलेज के साथ। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल, लोकसभा क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है पीपल को। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट, जो राज्यसभा होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट को। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अगर होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लाइक जरूर करिएगा, उसका रीज़न ये है कि मैं आपके लिए प्रॉपर PDF बना के हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और देने का आपको कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। पर ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको प्रॉपर तरीके से टिक कर लेना है या अपने नोटबुक में लिख लेना है। लिखने के बाद आप इनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।